Hi everyone, myself Nutul. In this video, we are going to start a new chapter of science, which is chapter number 2, Microorganisms, Friend and Foe. It's a very interesting chapter and it's the second chapter of our class 8 NCERT book. So first let us go with the chapter's name, Microorganisms, Friend and Foe. So जब हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ये दो पार्ट में टूटता है. दो पार्ट कौन से हैं? माइक्रो एंड ऑर्गेनिजम्स. तो आप समझ गए होंगे अब तक मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ. मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग समझाना चाह रहा हूँ. तो माइक्रो का मतलब तो हम सबको पता है. इस वर्ड का माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल. माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल. वेरी स्मॉल या फिर टाइनी भी बोल सकते हो आप. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल या फिर टाइनी. ओके. एंड ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स आपको पता है सब. हम सब ऑर्गेनिजम्स है. मैं मृदुल जो वीडियो बना रहा है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है. आप जो व्यूअर हैं वो भी एक ऑर्गेनिज्म है. आपके घर के साथ आपके अगर आप पेट्स रखते हैं तो जो पेट है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है. अगर हाउस फ्लाई वो भी एक ऑर्गेनिज्म. मीन्स एवरीबॉडी इज ऑर्गेनिज्म जिसमें एक लाइफ हो. जिसमें अगर लाइफ है देन इट इज एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन. हम सब में लाइफ है ना. तो हम सब क्या है सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. अब देखिए हमने इसका मतलब तो समझ लिया कि ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कि वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स. और अब इस वाले पार्ट का मतलब समझते हैं. पार्ट क्या है? फ्रेंड एंड फो. अब मैं पूछता हूँ कि भैया ठीक है मेरे को समझ में आ गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये. तो देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंड एंड फो? तो मैं लिखता हूँ कि फ्रेंड. चलो फ्रेंड. फ्रेंड क्या होता है? एक तरीके से बेसिक फ्रेंड. मतलब जो हम फ्रेंड आप सबको पता ही आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड होगा. और इस फो का क्या मतलब होता है? फो का मतलब होता है एक एनिमी. फो मीन्स एन एनिमी. मतलब इस चैप्टर में हमें यह बताया जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए एक तरीके से एक फ्रेंड भी फ्रेंड है. और लेकिन एक तरीके से वो हमारे दुश्मन भी है. मीन्स दे आर हमारे दोस्त की तरह भी एक्ट करते हैं वो इन्वायरमेंट में. और हम वो हमारे दुश्मन की तरह भी एक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which cannot be seen with the eyes alone. मतलब ये लाइन क्या कहना चाह रही है? ये लाइन कहना चाह रही है कि आप जब मीन्स आप एक सोसाइटी में रहते हैं. यू लिव इन अ सोसाइटी. इन दिस यू सी मैनी पीपल. योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स एंड मैनी अदर पीपल. बट क्या आपको पता है कि उनके अलावा भी इस सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं? यू वुड बी शॉक्ड कि हु. वो लोग जो है दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे पीपल आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अनदर नेम इज माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा नाम होता है माइक्रोब्स. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन. अब एक एग्जाम्पल भी दे रहे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ मिलते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन. बारिश के समय मतलब बारिश के मौसम में मॉइस्ट ब्रेड मतलब गीली ब्रेड मतलब अगर आप एक ब्रेड का पीस ले हो. ये मैंने बहुत छोटी ब्रेड बनाई है. इट विल वर्क. चलो बड़ी भी बना देते हैं. यू हैव टेकन दिस ब्रेड पीस है ना. तो अगर आप उसको थोड़े दिनों के लिए बाहर छोड़ दोगे ना तो इस पर आप पता है क्या ऑब्जर्व करोगे? इस पर आप कुछ एक ऐसा सब मतलब कुछ ऐसी चीज देखोगे आप. ग्रीनिश ग्रीनिश स्पॉट्स. पूरी ब्रेड ये ग्रीन हो चुकी होती है. अब वो क्यों होता है? बिकॉज इट इज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये सब वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम है. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम कैसे है अब वो पढ़ते हैं. ग्रीनिश व्हाइट पैचेस आ जाते हैं. वो किसका काम होता है? वो काम होता है फंजाई का. फंजाई. ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू माइक्रो मैग्नीफाइंग ग्लास. अब बोल रहा है कि उन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास में देखो. तो मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ कि इस पे जो ब्रेड वाला उस पे है ना उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको. फंजाई. उसका नाम है फंजाई. इसमें हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के लिए बोला. मैं पहले क्लियर कर देता हूँ ना बाद में आप इस पैराग्राफ में बोलोगे कि अरे क्या बता दिया पहले. इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं
लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अब मैं बोलूं कि फंजाई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पा रहे हैं लेकिन बाकी को क्यों नहीं देख पा रहे? उसका रीजन ये है कि फंजाई इज लिटिल बिग एनलार्ज्ड, मतलब फंजाई थोड़ी सी बड़ी होती है साइज में, लेकिन बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी उनका साइज थोड़ा सा कम होता है। यही रीजन है कि आप फंजाई को तो उसमें देख सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास से, लेकिन बाकियों को नहीं देख सकते। बाकियों के लिए आपको एक स्पेसिफाइड मतलब एक स्पेशल स्ट्रक्चर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की होते हैं जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। फिर ये कुछ नहीं है। फिर दीज ऑब्जर्वेशन मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इसने बोला था सॉइल ले, सॉइल में पानी वानी घोल के उसको माइक्रोस्कोप एक ड्रॉप को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो, आपको उसमें भी ये फ्रेंड्स आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे। ना मैं इनको दोस्त बोलूंगा ना मैं इनको दुश्मन बोलूंगा, मैं इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलूंगा। These microorganisms or microbes are small in size that they cannot be seen with their unaided eyes या फिर naked eyes। मतलब जैसे आप अभी आपकी आंखें हैं, आप उनसे नहीं देख पाते। इफ यू आर वेयरिंग गॉगल्स देन ऑल्सो आप नहीं देख पाओगे। आपको उनके लिए क्या चाहिए होता है? आपको उनके देखने के लिए चाहिए होता है एक माइक्रोस्कोप। Some of these such as fungus grow on bed and can be seen with microscope. Other cannot be seen without the help of a microscope। रीजन मैंने आपको पहले इस वाले पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। अब यहाँ पे काम की बात, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। 4 भागों में इनको बांटा जाता है। वो कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। एक और आता है वो है अपना वायरस। ओके, वो है अपना वायरस, है ना, 3 इडियट्स वाला वायरस नहीं, वायरस जैसे एड्स हुआ, AIDS, AIDS, एड्स हुआ। और वायरस के और एग्जांपल्स बुक में दे रखे हैं। इन्फ्लुएंजा हुआ, मोस्ट कफ हुए, है ना, चिकन पॉक्स हुआ, पोलियो हुआ। ये सारा वायरस, इनमें सब में वायरस इन्वॉल्व होता है। तो पढ़ते हैं हम। अब वायरस आर माइक्रोस्कोपिक, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। हम ये वायरस ना थोड़े से अजीब होते हैं। मींस अगर मान लीजिए एक मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, चलो सिचुएशन के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। वाइट, ठीक है, स्क्रीन वाइट हो चुकी है, मैंने की है स्क्रीन वाइट। डर मत जाना कि स्क्रीन खराब हो गई आपकी, है ना। अब देखो जैसे हमारे पास एक ये टेबल है। इमेजिन कि हमारे पास एक ही टेबल है ना। इस पर मान लो आके बैठ गया कौन? वायरस। ये होस्ट, वो जो लाइन थी ना ये वाली कि सम ऑफ द वायरस आर, नहीं कौन सी थी, however reproduce only inside the cells of host organisms which may be a bacterium or plant। वो बता रहा था। तो यहाँ पे एक वायरस आके बैठ गया। अब यहाँ पे वायरस बैठा है, ये अभी इनएक्टिव है, ये अभी काम नहीं कर सकता। मतलब आपका काम एड्स है, जैसे आप एड्स ले लो, एड्स है। एड्स में वायरस क्या करता है? वायरस आपको बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। लेकिन मान लो यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे वायरस है और यहाँ पे बैठा है कौन? एक बच्चा बैठा है कोई भी, इतनी डिस्टेंस में भी ये वायरस है कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब मान लो उसको यहाँ पे, उसने यहाँ पे अपना हाथ रख दिया, तो क्या हुआ? उसके हाथ हैंड पे आ गया ये वायरस, उसके हैंड पे आ गया। यस, उसके ये हैंड पे आ गया। अब फिर वो क्या करे? फिर अब सोच रहे हो कि हाँ भैया अब तो एक्टिव हो जाएगा वायरस पूरा। मैं बोलता हूँ भाई वायरस अभी भी एक्टिव नहीं हुआ है। वायरस अभी भी एक्टिव नहीं हुआ है। वायरस इज नॉट स्टिल एक्टिव। अब उसको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टू एक्टिवेट यू हैव, क्या हो रहा है? टू मेक इट एक्टिव आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे अब देखो उसके हैंड पे आ गया। अब मान लो ये उसका माउथ है, उसको खाने के लिए दी ब्रेड। अब हालांकि उसकी हाथ पे भी सेल्स है, उसके हाथ पे भी सेल्स है ना,
वो बोल रहा है ना कि सेल पे जाके अटैक करेगा वायरस, तो उसके हाथ पे भी सेल्स है और उसके पूरी माउथ में भी सेल्स है, लेकिन हाथ पे एक्टिव क्यों नहीं है? वो हाथ पे एक्टिव होता ही नहीं है एक्चुअली। वो क्या करता है, इसको ब्रेड दी, ब्रेड को इसने अपने मुंह में रखा, जब इसने ब्रेड को अपने मुंह में रखा, अब इससे जैसे ही ये माउथ में गया, माउथ में जैसे ये गया और ये ओइसोफेगस मतलब फूड पाइप से नीचे गया और स्टमक में गया, स्टमक में जाते ही ये क्या बन जाएगा पता है, ये एक्टिव हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्टिव वायरस। अब ये ऐसा कैसे हुआ? वायरस में क्या होता है, वायरस में एक स्पेशल वायरस जब बाहर होता है ना, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म से बाहर, जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई मैं खुद ऑर्गेनिज्म हूँ, अगर वो मेरे माउथ के अंदर एंट्री नहीं ली है ना उसने, तो वो एक इनएक्टिव रहेगा, और जैसे उसने मेरे माउथ के अंदर एंट्री ले ली, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब माउथ के अंदर एंट्री लेने के बाद क्या करेगा वो, जैसे देखो ये मेरा सेल है। अब वायरस में जो सेल होते हैं ना, बताओ होते हैं नहीं होते? पहली बात, वायरस में सेल ही नहीं होते हैं, ध्यान रखना है बात, वायरस में सेल नहीं होते हैं। ये मेरा सेल है, तो वो सेल पे इसने क्या किया, अटैक किया। तो आपके स्कूल को कौन संभालता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की बात ही मानते हैं सब टीचर वगैरह। तो ये वायरस अंदर आने के बाद कुछ प्रिंसिपल जैसा बन जाता है, कि पहले तो मान लो ये प्रिंसिपल जो था वो वर्कर था, तो वर्कर से वो सबको सबकी सबको मतलब इसको सबकी बात माननी पड़ती थी, लेकिन वर्कर से बन गया ये प्रिंसिपल। इमेजिन कर लो, बनते नहीं ऐसे, है ना? वर्कर से प्रिंसिपल बन गया, तो अब सबको इसकी बात माननी पड़ेगी, तो बन गया ना एक्टिव। अभी अब क्या करेगा ये, अभी सेल पे अपना कब्जा करेगा। अब जैसे ही इसमें आया ना, अब वायरस इस पे आया, वायरस में सेल होते नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। ये पहले एक वायरस आया, एक से दो, फिर दो से चार, फिर चार से आठ, आठ से बारह, तो ये ऐसे करके अपनी पूरी आर्मी बनाता है वायरस, एक सिंगल वायरस अपनी आर्मी बनाएगा। मान लो इसकी 100 की आर्मी बन गई, 100-200 लोगों की, 100-200 वायरस की आर्मी बन गई, है ना? तो अब क्या करेगा, और वो जो मेन वायरस है ना, ये वाला वायरस, अब ये वायरस सबको वापस जो माउथ है ना उससे बाहर लेके जाएगा, माउथ से बाहर लेके जाएगा। फिर जैसे वो माउथ में आया, तो वो कुछ नोज हेयर्स होते हैं, माउथ से बाहर आया, कफ किया या स्नीज किया, स्नीजिंग से वो सारे ये हंड्रेड्स ऑफ वायरस बाहर आएंगे, हंड्रेड नहीं होते, मिलियंस ऑफ वायरसेस होते हैं वैसे तो। ये वायरस बाहर आएंगे, और बाहर आके देखो जैसे टेबल पे बैठा था ना वो वायरस, अब मान लो आके वो डायरेक्टली किसी के ऊपर चिपक सकता है, वो किसी वास पे बैठ सकता है, किसी पे बैठ सकता है। फिर मान लो 100 में से 50th वायरस, 50वें नंबर का वायरस बैठा वो जो राम के फ्रेंड के पास, तो लेकिन जो राम है ना उसके अंदर भी एक वायरस रहेगा, उसके अंदर भी एक वायरस उसको इल करने के, मतलब उसकी तबीयत खराब करने के लिए रहेगा। तो 100 में से कितने वायरस गए खाली, 100 में से सिर्फ 99 वायरस गए, मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता नहीं है, मेरे को आई डोंट नो एक्चुअली। तो मतलब एक वायरस उसके अंदर भी रह गया, इमेजिन करके चलो। तो बाकी जो 99 वायरस है ये चिपक जाएंगे अलग अलग जगह जाके। फिर एक वायरस मान लो डायरेक्टली उसके ऊपर चला गया, राम के फ्रेंड के ऊपर। जब वो राम के फ्रेंड के ऊपर गया, देन व्हाट ही डिड, तो उसने भी अपना वो अपना कुछ भी उसके इनडायरेक्टली वायरस उसके माउथ पे चला गया, तो वापस वो उसके फ्रेंड की सेल पे अटैक करेगा, फिर वापस मिलियंस ऑफ वायरस बनेंगे, तो ऐसे एक वायरस स्प्रेड होता है। तो समझ में आया वायरस की कहानी? ठीक है, चलो वायरस की कहानी समझ में आ गई, तो आज की वीडियो को भी यहीं पे रोकते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो से हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम क्या बोलते हैं, हम डिजीज, अब मैं आपको चलो इसकी एग्जांपल भी बता देता हूँ। कॉमन एलिमेंट्स, मतलब जो वायरस से जो ये डिजीजेस कॉज करते हैं, वो होता है कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स, सर्दी, खांसी। इसमें आप एक और लिख सकते हो, इसमें आप एक और लिख सकते हो, इसमें आप एड्स, AIDS, एड्स, एड्स लिख सकते हो आप इसके अंदर। और सीरियस डिजीजेस, अब जो बहुत सीरियस होती है वो होती है पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा को भी वायरस कॉज करता है, फ्लू जो होता है ना वो इन्फ्लुएंजा होता है। कोल्ड को भी वायरस कॉज करता है, और मोस्ट कफ, ज्यादातर खांसियां जो होती है ना वायरस से कॉज होती हैं। अब ये वाले भी पढ़ ले क्या, डिजीजेस लाइक, चलो ये वाले भी पढ़ते हैं।
डिजीज लाइक डेंसिट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय अब ये प्रोटोजोन कौन होते हैं, चलो इनको नेक्स्ट में ही पढ़ेंगे वरना सब कंफ्यूज हो जाएगा। तो बस आज इतना ही, नेक्स्ट से हम डिजीजेस लाइक से डेंसिट्री एंड मलेरिया प्रोटोजोन्स को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।